हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि क्या होती है पाइथागोरीय त्रिक। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का अपना लेक्चर। उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बातें की थी। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चा हमने देखा था कि अगर कोई संख्या है वो सम संख्या है, अगर उसका वर्ग किया जाएगा तो आंसर में आने वाली संख्या भी क्या होने वाली है, सम संख्या ही होगी। अगर आपके पास कोई विषम संख्या है, अगर आप उसका वर्ग करोगे तो आंसर में क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगी। फिर अगर आपके पास कोई संख्या है उसके अंत में शून्य दिए गए हैं तो उसका वर्गमूल निकल सकता है या तो नहीं निकल सकता है, वो हम उसके पीछे वाले शून्यों की संख्या देख के ही बता सकते हैं। ओके, अगर शून्यों की संख्या सम संख्या होगी तो ही उस संख्या का बेटा वर्गमूल निकल पाएगा, वरना नहीं निकल पाएगा। फिर उसके सिवाय हमने देखा था कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या तो 8 है, क्या क्या बेटा, 2, 3, 7 या तो 8 है, तो उस संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। वो सारी बातें की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में। और अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर मिले हमारे ये प्यारे से थर्ड लेक्चर के अंदर। चलो शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। तो जो टॉपिक है बेटा हमारा पहला, पाइथागोरीय त्रिक। तो सिंपल ही बेटा पाइथागोरीय त्रिक क्या होती है और उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले पाइथागोरीय त्रिक का उपयोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए किया जाता है। ओके, तो पहले आपके पास एक समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो पाइथागोरीय त्रिक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पाइथागोरीय त्रिक का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अगर आपको एक भुजा दी जाए तो आप पाइथागोरीय त्रिक का यूज करके अन्य दो भुजाएं ढूंढ सकते हो। ओके, मान लो पर उसके लिए कुछ कंडीशन है बेटा कि अगर आपको जो दी गई वो पहली संख्या एक सम संख्या है, भुजा में जो दी गई बेटा वो संख्या जो है वो सम संख्या है, तो हमारी पाइथागोरीय त्रिक क्या बनेगी, तो हमारी पाइथागोरीय त्रिक कुछ इस प्रकार से बनेगी, 2m m² - 1 और m² + 1। इस चीज का उपयोग करके आप अन्य दो भुजाएं आराम से ढूंढ सकते हो। मान लो कि बेटा आपको जो संख्या दी गई है फॉर एग्जाम्पल वो है 6। ओके, तो पाइथागोरीय त्रिक कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले जो ये 6 दिया गया है वो एक सम संख्या है। तो यदि ये एक सम संख्या है तो उसे 2m के साथ इक्वल टू में लिख देना है। तो 6 बराबर किसके इक्वल टू ले लेना है, 6 के इक्वल टू में 2m ले लेना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली m बराबर 6/2। तो हमारा m बराबर कितना आ गया बच्चा, 3 आ गया। ये m हमारा काम का है क्योंकि हमें ये ढूंढना है। पहली संख्या तो 2m हमें दी ही गई है, पहली संख्या हमारी क्या है बेटा, वो तो 6 है, तो 2m के बराबर 6 है। फिर हमें दूसरा ढूंढना है बेटा m² - 1। चलो m² - 1 ढूंढ लेते हैं। m कितना है बेटा हमारा यहाँ पर 3, चलो 3 का वर्ग 9, 9 - 1 यानी कि 8। चलो दूसरा m² + 1, चलो m कितना है हमारा 3, चलो 3 का वर्ग प्लस 1, तो 3 का वर्ग 9 + 1 यानी कि 10। तो देखो सिंपली बेटा हमारी 2m संख्या कितनी थी, 6 थी, m² - 1 कितना गया, 8 आ गया, और m² + 1 कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारी बेटा जो त्रिपुटी बन गई है वो कितनी हो गई है, 6, 8 एंड 10। ओके, आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है पाइथागोरीय त्रिक। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बेटा फटाक से इसको नोट कर लो, हम वहां पर कर लेते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास कोई और एक संख्या है, मान लो कि वो बेटा 8 है, कितना है, 8 है। ओके, चलो पहली संख्या आपको 8 दी गई है, ये एक सम संख्या है, ये क्या है बेटा, एक सम संख्या है। तो सिंपली ये एक सम संख्या है तो इसे 2m के इक्वल टू में लिख देना है। चलो लिख दिया 2m के इक्वल टू में, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हमारा 8/2 यानी कि m बराबर हमारा हो जाएगा 4। तो सिंपली हमारा m बराबर 4 हो गया। चलो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं, वो कितनी होनी है बेटा, m² - 1, तो m कितना है 4, 4 का वर्ग, चलो -1, 4 का वर्ग 16, 16 - 1 यानी कि 15। और तीसरी भुजा ढूंढ लेते हैं m² + 1 यानी m कितना बेटा, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 1 यानी कि 16 + 1 यानी कि 17। तो देखो बेटा
हमारी पहली भुजा तो वही हमें जो दी गई वही हमारी पहली भुजा होती है, यानी कि 8, दूसरी भुजाएं क्या आ गई 15 और 17, तो यही होती है बेटा पाइथागोरीय त्रिक। तो बेटा ये जो हमने पाइथागोरीय त्रिक सीखी है वो सम संख्याओं के लिए है। ओके, चलो बढ़ते हैं बेटा विषम संख्याओं की ओर, कि विषम संख्याओं के लिए पाइथागोरीय त्रिक क्या होती है। ओके, चलो बढ़े आगे बेटा। तो चलो बच्चों अभी देखते हैं कि विषम संख्याओं के लिए पाइथागोरीय त्रिक क्या होती है। तो विषम संख्या यानी कि बेटा पहली संख्या विषम हो। ओके, चलो मान लो फॉर एग्जांपल बेटा आपको जो पहली संख्या दी गई है वो एक विषम संख्या है। फॉर एग्जांपल बेटा 3, चलो 3 क्या है बेटा एक विषम संख्या है। तो सिंपली उसके इक्वल टू में हमें सिर्फ और सिर्फ m ही ले लेना है, 3 को ही खुद को m ले लेना है। उसमें क्या था बेटा, अगर सम संख्या दी जाए तो सम संख्या में क्या करते थे बेटा, जो भी सम संख्या है उसको इक्वल टू में 2m लिखते थे। ओके, तो हमारा m बराबर कितना होता था यहाँ पर 6/2 यानी कि 3 हो जाएंगे। अगर फिर वैसे बेटा पहली संख्या 8 है तो 8 को बेटा 2m के साथ इक्वल टू में लिख देना है, तो m बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पहले बेटा हम m ढूंढते थे सम संख्याओं में। लेकिन अगर पहली संख्या विषम दी जाए तो सिंपली जो विषम संख्या दी गई है उसे ही आपको m ले लेना है। चलो तो पहली 3 दिया था तो 3 बराबर m हो गए, तो बाकी की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। m² - 1/2। देखो बेटा विषम संख्याओं के लिए पाइथागोरीय त्रिक ये है m² - 1/2 और m² + 1/2। जबकि सम संख्या के लिए क्या थी बेटा पाइथागोरीय त्रिक 2m m² - 1 और m² + 1। बेटा ये पाइथागोरीय त्रिक थी सम संख्याओं के लिए, और ये पाइथागोरस जो त्रिक है वो विषम संख्याओं के लिए है। ओके, चलो बेटा तो कैसे, पहली तो मिल गई है हमें सिंपली m बराबर, चलो m का वर्ग बेटा 9 - 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। चलो तीसरी भुजा क्या ज्ञात कर लेते हैं m² + 1/2, चलो 3 का वर्ग प्लस 1/2 यानी कि 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। ओके बेटा, चलो सिंपली तो तीनों भुजाएं मिल गई है। पहली भुजा क्या थी बेटा 3 थी, चलो वो तो दे ही है बेटा 3 थी, दूसरी हमने ढूंढ ली है 4, तीसरी क्या हो जाएगी बेटा 5। तो ये हो गई हमारी एक पाइथागोरीय त्रिक। ओके, आई होप कि बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम पाइथागोरीय त्रिक से अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। चलो बड़े बेटा कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको दिया है 5, चलो बेटा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ही। चलो पहला बेटा आपको दिया है 5, तो 5 क्या है बेटा, 5 तो एक विषम संख्या है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। यदि दी गई संख्या एक विषम संख्या है तो सिंपली उसे ही m के बराबर में ले लेना है। तो m बराबर क्या आ गया बेटा 5। तो चलो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं, एक m² - 1/2। चलो m कितना है बेटा 5, 5 का वर्ग 25, 25 - 1, 25 - 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12। चल बेटा और तीसरी संख्या m² + 1/2, m कितना बेटा 5, 5 का वर्ग 25, 25 + 1 यानी कि 26/2 यानी कि 13। तो देखो बेटा पहली संख्या 5 थी, दूसरी 12 आ गई है और तीसरी 13 आ गई है। तो हमारी बेटा पाइथागोरस त्रिक क्या बनेगी, तो हमारी जो बेटा पाइथागोरस त्रिक बन गई वो क्या बन गई 5, 12 और 13। चलो बेटा आई होप कि बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कब कौन सी पाइथागोरस त्रिक का आपको यूज करना है। यदि पहली संख्या सम संख्या है तो सिंपली बेटा आपको यही पाइथागोरस त्रिक यूज करनी है 2m m² - 1 और m² + 1। और अगर पहली संख्या ही विषम संख्या है तो बेटा आपको m² - 1/2 और m² + 1/2 ये वाली पाइथागोरस त्रिक का आपको बेटा उपयोग करना है। अच्छे से बेटा सारी चीजों को नोट कर लो। हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। चलो इसको मिटा देते हैं बेटा। चलो अभी हम कैसे पता करेंगे कि अगर आपको बेटा एक त्रिक दी जाए तो वो पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है। ओके, चलो हम उस टॉपिक पर अभी बातें करने वाले हैं। चलो इसको पहले मिटा देते हैं। चलो बच्चों कैसे पढ़ाई चल रही है, अच्छे से करना हाँ प्यारे, फिर मत कहना कि हम रह गए। जितनी अच्छी कोशिश करोगे आप कामयाबी भी उतनी अच्छी मिलेगी बच्चा। तो फिलहाल अच्छे से मेहनत करना, आपको रिजल्ट भी बेटा बेटर ही मिलेगा।
चलो तो अभी हम करने वाले हैं बात बेटा एक नए टॉपिक पर कि अगर आपको एक संख्या दी जाए तो वो पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको दिया गया है, चलो मान लो कि बेटा 8, 12 और 16, चलो पता करना है कि ये एक पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है। चलो और फॉर एग्जाम्पल ये कुछ दो त्रिक दी गई है आपको पता करना है कि ये एक पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है, या तो इसमें से कौन सी सही पाइथागोरीय त्रिक है और कौन सी गलत पाइथागोरीय त्रिक है। बेटा चल बेटा पता करते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या को देखना है। पहली वाली संख्या बेटा क्या है हमारी 8 यानी क्या है, सम संख्या है। तो यदि ये सम संख्या है तो सम वाली पाइथागोरीय त्रिक लगने वाली है, यानी कि 2m² - 1 और m² + 1 बेटा यही पाइथागोरीय त्रिक आएगी। और 8 को सिंपल किसके इक्वल टू में लिखना है, 2m के इक्वल टू में लिख देना है। बेटा m बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8/2 यानी कि 4 हो गए। चलो सिंपली कर लेते हैं फटाफट से, तो m बराबर हमारा 4 हो गए। चलो तो अभी हम फटाफट से m² - 1 ढूंढ लेते हैं। 4 का वर्ग -1, 16 - 1 यानी कि कितना आएगा बेटा 15। ओके 15 आएगा, 15 आएगा बच्चों 15। चलो बेटा और m² + 1 कितना होगा, 4 का वर्ग 16 + 1 यानी कि 17 होगा। तो पाइथागोरस त्रिक कौन सी बनेगी, पहली संख्या तो जो दी गई वही 8, 15 और 17। तो देखो बेटा ये हमारी होती है पाइथागोरस त्रिक, इसमें से कौन सी सही है। तो देखो बेटा यहाँ पर जो दूसरी वाले नंबर पर है वो एक सही पाइथागोरस त्रिक है, वो एक गलत पाइथागोरीय त्रिक है। ओके समझ में आ रही बात है बेटा, कैसे पता किया हमने बेटा। तो सिंपली आपको सबसे पहले पहली वाली संख्या देखनी है। चलो बड़े बड़ा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर एक और संख्या है, मान लो आपके पास, चलो चलो इसमें से कौन सी सही पाइथागोरीय त्रिक है हमें पता करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है बेटा, सही पाइथागोरीय की त्रिक ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको पहली वाली संख्या को देखना है कि वो सम है या तो विषम है। तो यहाँ पर ये संख्या जो दी गई है वो विषम है और पहली वाली संख्या विषम आई, तो सिंपली विषम संख्या को सिर्फ और सिर्फ m के इक्वल टू में लिख देना है। और इस बार हमारी जो पाइथागोरस त्रिक बनेगी वो ये होगी बेटा m² - 1/2 और m² + 1/2। पता चल रहा है ना बेटा, कब विषम आए तो ये वाली पाइथागोरस त्रिक, और पहली संख्या सम हो तो बेटा ये वाली पाइथागोरीय त्रिक आपको अप्लाई करनी है। और उसमें क्या करना है, 2m के इक्वल टू में जो भी संख्या उसे लिख देना है, फिर उसमें से m ढूंढ लेना है और बाद में m² - 1 और m² + 1 करके अन्य दो संख्याएं ढूंढ लेनी है। लेकिन अगर बेटा डायरेक्ट विषम संख्या दी जाए तो विषम संख्या सिंपली उसको m ही कह देना है और फिर दोनों कर लेनी है। एक m² - 1/2 यानी कि बेटा 7 का वर्ग 49 - 1/2 यानी कि 48/2 यानी 24। कितना आंसर आ गया बेटा m² - 1/2 का 24। तो पहली हमारी कितनी थी बेटा 7, दूसरी आ गई हमारी 24। अभी तीसरी ढूंढ लेते हैं बेटा, वो होती है m² + 1/2। 7 का वर्ग होगा बेटा, क्योंकि m बराबर कितने हैं 7 है, + 1/2 तो 49 + 1/2 यानी कि 50/2 और 50/2 इज इक्वल टू हो जाते हैं बेटा 25। तो तीसरा हमारी संख्या आएगी 25। तो हमारी पाइथागोरस त्रिक बन गई 7, 24 और 25 वाली। तो बेटा ये हमारा सही आंसर है, ये गलत पाइथागोरीय त्रिक है। तो आई होप कि बेटा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको दो पाइथागोरस त्रिक दी जाए तो उसमें से आप कैसे सही और गलत पाइथागोरस त्रिक को पता कर सकते हैं। अगर बेटा आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी से हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं बेटा नए टॉपिक की और बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की और हमारा नया टॉपिक है कि पाइथागोरीय प्रमेय क्या होता है। तो सिंपली बेटा पाइथागोरीय प्रमेय जिसके लिए यूज किया जाता है वो एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज बेटा क्या है, कि समकोण त्रिभुज वो है कि जिसका एक एंगल कितना होता है 90 का होता है, उसे समकोण त्रिभुज बोला जाता है। और समकोण त्रिभुज में ये दो भुजाएं हैं और इसमें बेटा इसको कर्ण बोला जाता है। ये जो भुजा है उसे क्या कहा जाता है, कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं,
जहां पर बेटा हमारा 90 का एंगल हो उसकी सामने वाली भुजा, याद रखो बेटा, जहां पर 90 का एंगल हो उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरीय प्रमेय क्या कहता है बेटा, पाइथागोरीय प्रमेय ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि बेटा जो कर्ण का वर्ग होता है वो कितना होता है, तो कर्ण का वर्ग वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के समबराबर होता है। अन्य दो भुजाओं कौन सी बेटा, ए बी, तो ए बी का वर्ग करो, फिर दूसरी भुजा कौन सी है, BC, BC का वर्ग करो और फिर दोनों का सम कर लो, यानी कि दोनों का योग कर लो, तो वो कर्ण के बराबर हो जाती है बेटा। यही कहता है पाइथागोरीय प्रमेय। तो बात समझ में आई बेटा, पाइथागोरीय प्रमेय क्या कहता है कि ये जो दो भुजाएं हैं उसके वर्ग कर लो फिर दोनों का योग कर लो, तो किसके बराबर हो जाता है, वो कर्ण के बराबर हो जाता है। ओके, तो बेटा ये कब यूज होता है, तो पाइथागोरीय प्रमेय हम तब यूज कर सकते हैं जब आपको बेटा दो संख्याएं दी जाए, यानी कि दो भुजाएं दी जाए और तीसरी कोई भुजा आपको ढूंढनी हो, तब आप पाइथागोरीय प्रमेय का उपयोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा, मान लो कि आपको ये दो भुजाएं दी गई है, ये है 3 और ये है 4, तो ये कितनी होगी, यानी कि कर्ण कितना होगा, वो हम पाइथागोरीय प्रमेय का उपयोग करके पता कर सकते हैं। तो देखो बेटा कर्ण कितना है हमारा, AC, चलो AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर AB कितना बेटा हमारा 3, तो 3 कितने बेटा, चलो 3 का वर्ग प्लस BC कितना है 4, 4 का वर्ग, चलो तो 3 कितना हुआ बेटा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो AC का वर्ग बराबर कितना आ गया बेटा 9 + 16 यानी कि 25, तो AC का वर्ग हो गया 25। तो देखो हमें AC का वर्ग नहीं चाहिए बेटा, हमें सिंपली AC चाहिए। तो यह आपको याद रखना है कि आपको ये जब वर्ग हटाना हो तो वर्गमूल ले लेना है। क्या याद रखो बेटा कि जब जब आपको वर्ग हटाना है तब तब आपको क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है सिंपली। तो ये वर्ग को हटाना है तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल। लेकिन मैथ्स में कोई भी काम हम एक साइड पर नहीं कर सकते, जो भी काम करना है दोनों साइड पर बराबर हिस्सों में करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं वर्गमूल ले रहा हूँ तो उस साइड पर भी मेरे को वर्गमूल लेना पड़ेगा। आपको पता है कि वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल लिया है तो ये वर्ग और वर्गमूल चले जाएंगे, तो AC बराबर सिंपली क्या बचेगा 25 का वर्गमूल यानी कि 5, तो AC बराबर हमारा क्या आ गया 5, यानी कि हमारा बेटा कर्ण हो गया 5। ओके, तो हमने बेटा पाइथागोरीय प्रमेय का यूज करके बेटा हमने पता कर लिया कि कर्ण क्या होगा। ऐसे ही जरूरी नहीं बेटा कि आपको हर बार कर्ण पूछा जाए, आपको कभी कभी कर्ण भी दिया होगा और एक भुजा भी दी होगी और आपको कोई अन्य भुजा ज्ञात करनी होगी, तो भी आप पाइथागोरीय प्रमेय का यूज करके आराम से वो भुजा ज्ञात कर सकते हो। चलो वो भी एक एग्जांपल देख लेते बेटा। मान लो कि यहाँ पर बेटा एक संख्या है, चलो ये 6 है, ये 10 है और आपको ये भुजा कितनी है वो ढूंढनी है। तो सिंपली बेटा वही हम पाइथागोरीय प्रमेय यूज करेंगे कि जो कर्ण है बेटा AC, वो कर्ण का वर्ग कितना होगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं हैं AB और एक BC, वो दोनों के वर्ग का सम यानी कि योग बराबर होगा। तो सिंपली लिख लिया है। चलो AC कितना अभी हमारा, AC हमें 10 दिया गया है, चलो 10 का स्क्वायर। AB कितना है बेटा हमारा, AB हमें पता करना है, नहीं मालूम है। चलो BC कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग। सिंपली 10 का वर्ग बेटा क्या हो जाएगा 100 बराबर AB का वर्ग प्लस 6 का वर्ग यानी कि 36। चलो तो जिसको ढूंढना है बेटा उसको एक साइड पर अकेला रखना है और बाकी सारे को बेटा एक साइड पर कर देना है। तो अभी आपको क्या ढूंढना है बेटा, AB ढूंढना है, तो AB को हम एक साइड पर अकेला रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पर कर देंगे। तो 36 को उठाओ उधर ले जाओ, 36 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस और AB का स्क्वायर। चलो तो कितना होगा हमारा 100 से 36 जाएगा यानी कि 64 बराबर AB का स्क्वायर। देखो फिर से AB का स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ AB चाहिए। तो सिंपली वही वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल ले लेंगे, तो दोनों साइड पर बेटा वर्गमूल ले लेते हैं। चलो तो वर्ग और वर्गमूल चले गए, तो AB बराबर क्या हमारा, AB बराबर 64 का वर्गमूल 8, तो आंसर आ जाएगा बेटा 8। ओके, तो हमारे ये जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी 8 यूनिट। अगर बेटा आपको दिया गया है यूनिट सेंटीमीटर, चलो मान लो कि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो 8 भी कैसे आएगा बेटा सेंटीमीटर में। अगर ये मीटर में है, ये मीटर में, तो 8 भी कैसे आएंगे मीटर में। जो भी यूनिट दिया गया है वो आपको लगा लेना है।
तो सिंपली बेटा यही है पाइथागोरीय प्रमेय का यूज, और यही है आपका प्यारा सा पाइथागोरीय प्रमेय जो आपको बेटा लंबी दूरी तक आपके साथ चलने वाला है। अगर आप बेटा मैथ्स में आगे बढ़ोगे तो, अगर आप साइंस फील्ड में भी जाओगे तो भी आपको ये पाइथागोरीय प्रमेय बार बार यूज करना आएगा। तो अच्छे से बेटा क्लियर कर लेना, और कोई परेशानी रह जाए, ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जरूर से कोशिश करेंगे बेटा आपके सारे डाउट सॉल्व करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए। और बच्चों, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।